मैं जिस तरह का थिएटर करता था वो जद्दोजहद वाला थिएटर था। आपने शुरुआत दिल्ली से की? दिल्ली से की। और जैसे इन्हीं की तरह मेरे पहले गुरु जो थे वो सुरेंद्र शर्मा उनका नाम है, अच्छा। वो NSD 81 बैच के थे। अच्छा। और वो संभव थिएटर ग्रुप के सीनियर वो थे। उन्होंने 3 साल तक कॉलेज में मुझे डायरेक्ट किया, वर्कशॉप्स लिए। अच्छा। कॉलेज से निकलने के बाद हमने कॉलेज के थिएटर ग्रुप को रजिस्टर करवाया और वो थिएटर ग्रुप बन गया एक्ट 1, जो आज भी दिल्ली में आज कितना आगे बड़ा है एक्ट 1? एक्ट 1 में बहुत बड़ा मनोज हो बाजपेयी गया बाद में है। एक्ट 1 हाँ, ज्वाइन बाद में किए, तो बहुत पीयूष actors मिश्रा, आए। आशीष विद्यार्थी। अच्छा, आप लोगों ने शुरू किया था एक्ट सुजीत 1? सरकार, मैं फाउंडर मेंबर था, नाम मेरा दिया हुआ है, अरे मेरा वाह। दिया हुआ है। देखो सुची को ये नहीं पता था। नहीं वो किया था। तो वो ग्रुप में रजिस्टर किया। हमने पहला सीरियस प्ले किया वही सुरेंद्र शर्मा के साथ, पगला घोड़ा बादल सरकार का, अच्छा। जिसके लिए हमने 3 महीने रिहर्सल किए। NSD के लॉन्स में हम लोग करते थे। तो उन दिनों तो गराज में, लॉन्स में, कहीं पे भी करते थे। इतना हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती थी। बिल्कुल। फिर मैं स्ट्रीट थिएटर की तरफ चला गया, जहाँ मुझे दूसरे गुरु मिले, सफदर हाशमी। तो मैं नुक्कड़ नाटक, जहाँ पे नाटक सिर्फ नाटक नहीं था, वो उसका एक लक्ष्य था, एक सामाजिक राजनीतिक लक्ष्य था। अच्छा, फॉर दोस्त हु डोंट नो, आप उनको बताइए नुक्कड़ नाटक होता क्या है, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में ये होता है कि सफदर का थ्योरी ये था कि अगर लोग थिएटर में नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों के पास जाइए। अक्सर क्या होता है कि ऑडिटोरियम में आपको मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग मिलते हैं। आम आदमी, देश की 70-80% लोग तो नहीं आते, क्योंकि वो थिएटर लिटरेट नहीं है। बिल्कुल। तो सफदर का ये कहना था कि फिर हम उनके पास क्यों ना जाए। तो हम लोग नाटक तैयार करके, अपनी गठरी बांध के, DTC बसों में चढ़ के हम दूर दरस्त मजदूर इलाकों में जाते थे और उनके स्लम्स में, उनके वहीं पे हम लोग नाटक खेलते थे। एक एक शाम या रात में हम लोग साथ परफॉर्मेंस करते थे, घूम घूम के ढोलक बजा के लोगों को इकट्ठा करते थे, नाटक करते थे। फिर नाटक के बाद अपना झोली फैला के उनसे 5 रुपए 10 रुपए जो भी होते वो लेते थे। फिर उनके साथ वार्तालाप करते थे नाटक को लेकर। तो एक तरह से उनकी भी एक समझ बढ़ती थी। बिल्कुल। और हमें उनसे समझ मिलती थी। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नुक्कड़ नाटक में आप तैयार करते हैं। जॉय की बात से मुझे याद आया, यू सेड अबाउट डमरू बजा के लोगों को बुलाना। हम लोग ने भी वो किया है एडिनबरा फ्रेंच फेस्टिवल में। काफी घुंघरू बजा के भी, डमरू और घुंघरू। पर नाटक का हमेशा से वही एक मुझे लगता है कि एक कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन रही है कि आप हमेशा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आप उसको एक कहानी के जरिए पहुंचाना चाहते हैं, जो सिनेमा में नहीं इतनी ज़्यादा होती है। सिनेमा में ऑफ कोर्स वो बहुत ही पॉपुलर तरीके से लोग पहुंचाते हैं, पर नाटक में हमेशा एक बात हमें रखनी है सामने, लोगों के सामने। तो वो हमेशा से नाटक का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। तो आप लोग तभी नाटक पिछले 5000 साल से नाटक का इतिहास इसीलिए चल रहा है क्योंकि नाटक वो बात कह पाता है, समाज को आईना दिखा पाता है, जो बाकी बहुत कम फॉर्म्स या मीडियम्स दिखा पाते हैं। क्योंकि नाटक सिर्फ बाजार पे निर्भरशील नहीं है। नाटक के लिए पीटर ब्रूक कहते हैं ना, आपको सिर्फ 3 चीज चाहिए, एक्टर, स्पेस और ऑडियंस। अब स्पेस तो ये भी है, कहीं पे भी, और बात कहने के लिए आपके पास जो बात है आप वो कहेंगे। बिल्कुल। जहां सिनेमा होता है वहां पे आपका क्या होता है कि उसका एक बिजनेस मॉडल आ जाता है। क्योंकि वो बहुत लोगों तक एक ही टाइम पे एक फिल्म 7000 स्क्रीन में ओपन हो सकता है, 7 लाख स्क्रीन में ओपन होता है, उसकी उतनी आमदनी होती है। तो लोग उसको एक बिजनेस का ढांचा देते हैं। जैसे आप बिजनेस का ढांचा देंगे तो उसमें आपका सरलीकरण हो जाएगा। आप उसको सरल बनाएंगे, आप उसको डम्बिंग डाउन कर देंगे, आप उसको ऐसे करेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजा आए। तो आप कभी भी बहुत ही संजीदगी वाली बात भी नहीं करना चाहेंगे। तो वो उसमें एक अलग कोशंट आ जाता है जिसको हम सिर्फ एंटरटेनमेंट कोशंट कहते हैं। लेकिन नाटक जो है वो अपनी बात कहने का जरिया हो जाता है। तो एक आदमी आज अपनी शादी की बात कर सकता है या अपने समाज की बात करता है, वो नाटक के जरिए करता है। तो वो तेंदुलकर तैयार होता है, एक एलकुंचवर बनता है, बादल सरकार बनते हैं, गिरीश कर्नाड बनते हैं। कोई इतिहास पे लिख रहा है, कोई अपनी निजी जिंदगी पे लिख रहा है, कोई सामाजिक गतिविधियों पे लिख रहा है। और सिनेमा में वही गतिविधि को आप सरलीकरण करके उसमें एक हीरो लाएंगे, विलेन लाएंगे, कॉमेडियन लाएंगे, ताकि सबको आप एंटरटेन कर पाए। तो वो कला से हट के सिर्फ एंटरटेनमेंट में चला जाता है। और नाटक जो है एंटरटेनिंग तो होना चाहिए, बिना एंटरटेनमेंट के नाटक हो नहीं सकता है। लेकिन कलात्मक लेवल जो है उसका कोशंट काफी ऊपर चला जाता है। तो आपने तो अलकाजी साहब के साथ, जी वो मेरे गुरु, असली गुरु। तो अलकाजी साहब के साथ आपने 4 साल मैंने अध्ययन किया, लिविंग थिएटर। हाँ, मेरा सपना था कि मैं प्रॉपर ट्रेनिंग लूँ। तो मैंने राडा में अप्लाई किया था लंदन में, लेकिन उसका उन दिनों जब मैं उन दिनों 90,000 ट्यूशन फी था और मैं 90,000 उस समय ये मैं कौन से 90,000 कुछ नहीं है, बहुत कम ही है। 90s हाँ 90s की बात है। तो मैं
इंग्लैंड के जो फोरमोस्ट इंस्टीट्यूट है रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन ट्यूशन फी 90,000 का था उन दिनों, और मैं अपने पेरेंट्स से कुछ पैसा लेना नहीं चाहता था। तो मैंने कहा क्या करूँ। फिर उन दिनों पता चला कि अनामिका हक्सर जो हैं वो आई हैं मॉस्को प्लास्टिक थिएटर से पढ़ के। अरे वाह। हाँ, रशिया से, बहुत कमाल का इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे आपका फीस माफ़ हो जाता है अगर 85% रशियन लैंग्वेज में आप पालोगे। तो मैं रशियन लैंग्वेज के लिए मैंने दाखिला भी ले लिया कि 85% मिल जाए तो मेरा फीस माफ़ हो जाएगा, मॉस्को में जाऊँगा। तब अलकाजी साहब की वापसी हुई इंडिया में। अच्छा। अब अलकाजी साहब जो गुरुओं के गुरु हैं, हाँ जी। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो है फाउंडर जी। हैं। उन्होंने बम्बई में इंडिया का सबसे पहला थिएटर एक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने बम्बई में शुरू किया था। थिएटर यूनिट यहीं पे शुरू किया था उन्होंने बम्बई में। हाँ, तो वो जब वापस आते हैं और उनकी कथाएं और गाथाएं सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं जी। हाँ, वो नसीर को क्या, नसीर सर को क्या बोलते थे, ओम जी को क्या बोलते थे, हाँ, बिल्कुल। ओम शिवपुरी को क्या बोलते थे, सूर्य का जिक्र को क्या कहते, ये सारी चीज़ें हमने सुनी थी। जब वो वापस आए और उन्होंने फिर से वो किया, इंटरेस्ट दिखाया कि मैं सिखाना चाहता हूँ, मैंने कहा इससे बेहतर मौका और कुछ नहीं है। तो मैंने अप्लाई किया और स्कॉलरशिप मिल गया मुझे। मतलब उन्होंने फीस भी माफ़ कर दी। इतने कमाल के आदमी है ना, उन्होंने फीस ही माफ़ कर दी। बोले कि मेरे पास पैसे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्या आपको बात फीस है। देना नहीं पड़ेगा। तो 4 साल तक मैंने उनसे पढ़ाई की। उसमें हर साल एक अलग अलग फॉर्म, वो क्या करते थे, उनके सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था। वो कहते हैं कि मैं क्लासिकल नाटक से आपको सिखाऊंगा, हाँ जी। यानी रियलिज्म सिखाऊंगा। तो रियलिज्म की जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है दुनिया में, अमेरिकन रियलिज्म, यूरोपियन रियलिज्म, इंडियन रियलिज्म, इनको करते हुए आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह जबानी थ्योरी में आपको लटका दूं, प्रैक्टिसिंग थ्योरी होगा। तो अगर आपको एपिक थिएटर करना है, एक्टिंग करनी है, सीखनी है, तो एपिक थिएटर करना होगा। तो ग्रीक क्लासिकल से लेके सारे एपिक थिएटर। अगर आपको फार्स करना है तो फार्सिकल जितने तरह के नाटक होते हैं। तो आप अपने टेक्निक भी डेवलप कर रहे हो प्रैक्टिस के जरिए। बिल्कुल। और साथ में वो बाकी आर्ट से जोड़ते थे, लिटरेचर और फाइन आर्ट से। तो हमें वो पेंटिंग्स भी पढ़ाते थे, स्कल्पचर भी पढ़ाते थे, लिटरेचर भी पढ़ाते थे कि मॉडर्निज्म इन आर्ट कैसे सब जुड़ा हुआ है। तो वो 4 साल का एक अद्भुत जो है मेरा लिविंग थिएटर एकेडमी में गुजरा। और संयोग की बात यह है कि मैं अभी ऑल इंडिया और वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। उनकी बायोग्राफी पे रीडिंग परफॉर्मेंस कर रहा हूँ मैं। उनकी बायोग्राफी, हाँ, उनकी बायोग्राफी लिखी है उनकी बेटी ने, अमाल अलाना ने। तो उस पे मैं रीडिंग परफॉर्मेंस कर रहा हूँ अभी, मल्टी सिटी टूर कर रहा हूँ। उसमें सारे एक्टर्स ने अपने जी छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस डाल रखे हैं अलकाजी तो साहब। उनके जो, जैसे उन्होंने तुगलक किया, तो वो तुगलक का परफॉर्मेंस मैं स्टेज पे कर लेता हूँ। वो नहीं, यहाँ थिएटर यूनिट, हाँ, मुंबई में थिएटर यूनिट में जो वो करते थे सत्य दुबे वगैरह के साथ, उसका एक परफॉर्मेंस मैं कर देता हूँ। तो ऐसी रीडिंग परफॉर्मेंस चल रही है यहाँ पे शोज कब? I think I I don't think they could have gotten a better person to do it. 100%. तो Seriously. ये एक अच्छा मेरा जो है एक तरह से आप गुरु दक्षिणा कह सकते हैं। अलगाई साहब तो नहीं रहे, तो वो चल रहा है अभी।